मिसाइल हमले के लिए अमेरिकी डेटा इस्तेमाल कर सकेगा भारत। अमेरिकी विदेश रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में बेका एग्रीमेंट को मंजूरी। भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंधों की मजबूती पर हुई चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल भी अमेरिकी मंत्रियों से मिले। रणनीतिक महत्व के मुद्दों और चुनौतियों पर हुई चर्चा। कोरोना से जंग जीतने के करीब भारत। कोरोना के एक्टिव केस में भारी गिरावट। सोमवार को 28,132 एक्टिव केस कम हुए। पहली बार एक दिन में 36,000 से कम पॉजिटिव मरीज मिले। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई करेगी मामले की जांच। हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी सीबीआई। रेहड़ी पटरी वालों से पीएम नरेंद्र मोदी ने किया संवाद। कहा, इन्हीं की मेहनत से आगे बढ़ता है देश। 6 लाख छोटे दुकानदारों को स्वनिधि योजना में बैंकों से मिला ऋण। मथुरा में 2 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर। हाईवे पर लूट करने वाले बावरिया गैंग का था ढेर हुआ बदमाश। दुष्कर्म की घटना में भी था शामिल। औरैया की गीता इशाक ने राज्यसभा चुनाव के लिए कराया नामांकन। भाजपा जिलाध्यक्ष रही गीता इशाक को पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। अब खबर विस्तार से। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज भारत और अमेरिका के विदेश व रक्षा मंत्रियों के बीच तीसरी बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के बीच बेका एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई। इस समझौते के तहत मिसाइल हमले के लिए भारत विशेष अमेरिकी डाटा का इस्तेमाल कर सकेगा। इसमें किसी भी इलाके की सटीक भौगोलिक लोकेशन होती है। इस मुलाकात बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को व्यापक स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से हुई है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बैठक में दोनों देशों की रणनीतिक संबंधों की मजबूती पर बात हुई। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर सोमवार को दिल्ली पहुंचे। दोनों अमेरिकी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साउथ ब्लॉक में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क ग्रेफ के साथ बैठक की। उन्होंने रचनात्मक बैठक की और रणनीतिक महत्व के मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और सभी डोमेन में क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि एक सुरक्षित, स्थिर और नियम आधारित क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा वातावरण सुनिश्चित हो सके। कोरोना संक्रमण को लेकर देश के लिए अच्छी खबर है। देश में कोरोना के एक्टिव केस में तेजी से गिरावट आ रही है। सोमवार को इसमें 28,132 की कमी आई। वहीं सोमवार को 35,932 नए मामले सामने आए। 98 दिन बाद ऐसा हुआ है जब 40,000 से कम केस रिपोर्ट हुए। इससे पहले 21 जुलाई को 39,170 लोग संक्रमित पाए गए थे। अच्छी बात यह है कि देश में अब तक 71,98,660 मरीज ठीक हो चुके हैं। यूपी के हाथरस कांड की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई करेगी। यूपी से बाहर केस ट्रांसफर किए जाने की मांग पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बी. रामा सुब्रमण्यन की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं और वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने मंगलवार को फैसला देते हुए कहा कि जांच के बाद हम केस ट्रांसफर किए जाने के मामले पर निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सीबीआई मामले में अब तक की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामला अभी यूपी से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा और सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेंडरो से संवाद किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि स्वनिधि योजना से सबको एक खुशी भी है, एक आश्चर्य भी है। पहले नौकरी वालों को लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने होते थे। गरीब आदमी बैंक के भीतर जाने का भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज बैंक खुद चलकर आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला यह देश कैसे करता है, आज का दिन इसका साक्षी है। कोरोना संकट ने जब दुनिया पर हमला किया तब भारत के गरीबों को लेकर तमाम आकांक्षा व्यक्त की जा रही थी, लेकिन हमारे लोगों ने इसका डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे रेहड़ी पटरी वालों की मेहनत से देश आगे बढ़ता है। पीएम के संवाद के दौरान प्रदेश के 651 नगर निकायों के 3 लाख रेहड़ी पटरी वाले 3 लाख छोटे दुकानदारों को ऋण दिए जाने की तैयारी की गई है।
यूपी के मथुरा जिले में सोमवार देर रात एसटीएफ की नोएडा यूनिट और पुलिस टीम के साथ बावरिया गैंग के बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ की गोली लगने से एक बदमाश ढेर हो गया, जिसकी पहचान अनिल उर्फ अमित बावरिया के रूप में हुई। मृतक बदमाश पर मथुरा जिले में 1 लाख का जबकि पलवल और अलीगढ़ पुलिस ने 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ में ढेर बदमाश अमित फर्रुखाबाद के आज़ाद नगर के रहने वाला था। एसटीएफ के डिप्टी एसपी राजकुमार मिश्रा के अनुसार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अनिल उर्फ अमित बावरिया को गोली लगी। पुलिस ने अमित के पास से एक कार और असलहा बरामद किया है। उसका गैंग उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के एनसीआर में हाईवे पर वारदातों को अंजाम देता था। एसटीएफ को टीम को आज सूचना प्राप्त हुई थी कि घुमंतु जनजाति की ये जो गैंग है जो हाईवे पर लूटपाट करता है और दुष्कर्म की घटनाएं भी करता है, वो सक्रिय है। उस सूचना को विकसित करके नौझील मथुरा की पुलिस को सूचना दी गई और उनकी संयुक्त टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और 3 बदमाश भागने में सफल रहे। जो गंभीर अवस्था में बदमाश को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। घायल बदमाश की पहचान अनिल दूसरा के रूप में हुई है, जिस पर मथुरा से 1 लाख रुपये का रिवार्ड, पलवल से 50 हज़ार रुपये का रिवार्ड और अलीगढ़ से 50 हज़ार रुपये का रिवार्ड घोषित हो रखा था। और ये लूट, डकैती के साथ दुष्कर्म के लगभग 8 या 9 मुकदमों में वांछित चल रहा था। औरैया में भाजपा की जिला अध्यक्ष रही गीता शाक ने राज्यसभा सदस्य चुनाव के लिए लखनऊ विधान भवन में भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। विधायकों के संख्या गणित के हिसाब से उनका राज्यसभा के लिए निर्वाचन तय माना जा रहा है। अपनी ग्राम पंचायत में प्रधानी का चुनाव जीतकर राजनीतिक सफर शुरू करने वाली गीता शाक ने औरैया के विधुना विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ा, पर सफलता नहीं मिल सकी। इसी के औरैया जिले से राज्यसभा में जाने वाली वह पहली राजनीतिक शख्सियत बन जाएंगी। त्योहारी सीजन शुरू होते ही बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बाढ़ सी आ गई है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन के साथ खाद्य विभाग की टीम लगातार जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में जालौन तहसील के अंतर्गत बाजारों में मुखबिर की सूचना पर उप जिलाधिकारी गुलाब सिंह को सूचना मिली कि मिलावटी खोवा बस के जरिए बिक्री के लिए जा रहा है। सूचना पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने बस स्टैंड पहुंचकर बस से 5 क्विंटल मिलावटी खोवा पकड़ लिया। यह खाद्य पदार्थों में छुपाकर उरई होते हुए कानपुर भेजा जा रहा था। जिलाधिकारी गुलाब सिंह ने बताया, त्योहार पर लोगों को खाद्य पदार्थों में मिलावटी सामान न मिले, इसके लिए प्रशासन की टीम लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और खाद्य विभाग की टीम ने लिया है पूछताछ में पता चला है कि यह व्यक्ति का है। जांच के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। केजीएफ की अपार सफलता के बाद दर्शकों को इसके दूसरे पार्ट यानी केजीएफ 2 का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। फिल्म पहले इसी साल अक्टूबर में रिलीज की जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इसे अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी बीच आज फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है और यह पोस्टर है फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन का। जी हां, केजीएफ के दूसरे पार्ट यानी केजीएफ 2 में रवीना टंडन भी नजर आने वाली है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया गया। इस पोस्टर के जरिए न सिर्फ एक्ट्रेस का लुक रिवील किया गया है, बल्कि उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी गई है। दिल्ली कैपिटल पिछले 2 मैचों की हार को भुलाकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मंगलवार को होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के महत्वपूर्ण मैच में जीत दर्ज करके प्लेऑफ में जगह पक्की करने की कोशिश करेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ हार के बाद दिल्ली को अब अपने अंकों की संख्या 16 पर पहुंचाने के लिए 2 अंक की दरकार है। इससे वह अंक तालिका में भी शीर्ष पर पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ से सनराइजर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अगर मगर में टिकी हैं। डेविड वार्नर की अगुवाई वाली टीम के 11 मैचों से 8 अंक हैं और वह अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे न सिर्फ अपने सभी मैच जीतने होंगे, बल्कि बाकी मैचों में भी अनुकूल परिणाम की उम्मीद करनी होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।